देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों ने अलर्ट होने के हमें संकेत दे दिए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामलों में सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। देश में 24 घंटों में कोरोना के 358 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 6 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। देश में कोरोना के 2669 एक्टिव मामले बताए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 358 नए मामले सामने आए, जिनमें 300 मामले अकेले केरल से हैं। गुजरात में 1, तमिलनाडु में 12 मामले, महाराष्ट्र में 10, कर्नाटक में 13 केस, तेलंगाना में 5 कोरोना के मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हमने बताई दर्ज की गई है और केरल में 3, कर्नाटक में 2, पंजाब में 1 की मौत। ये आंकड़े हैं। तो मामले बढ़ते देखकर चंडीगढ़ प्रशासन ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एहतियात बरतने के लिए कहा है, मास्क लगाने की हिदायत दे दी है। वैसे ही लोगों से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बचने से भी कहा जा रहा है। और राजस्थान में भी कोरोना के 2 और मरीज मिले हैं। झुंझुनू और भरतपुर में मिले 2 मरीज जयपुर के अस्पताल में दाखिल कराए गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। WHO ने बताया कि ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। We need to be cautious but not panicky. We don't need to worry because we don't have any data to suggest that this variant JN1 is more severe or it's going to cause more pneumonia or more death. ऐसा कोई data नहीं है. So I think what we need to do is try to take the normal preventive measures that we are all now familiar with. Avoid being in a very closed environment with very poor ventilation, with lots of people without a mask. So do wear a mask if you are in that type of very close setting. And if you have symptoms, please try to avoid going into parties and going into office. और बेहद खास मेहमान दो हमारे साथ हैं। डॉक्टर अशोक सेठ, प्रमुख फोर्टिस हमारे साथ हैं। साथ ही हेमंत ठक्कर, सदस्य महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। डॉक्टर सेठ, पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूँगी, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरह से ये मामले बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे दर्शकों को? देखिए, मैं एक इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, वायरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट फ्रंटलाइन वॉरियर जरूर हूँ। और आपको याद ही होगा कि पहले कोविड में ज्यादातर डेथ्स लंग्स के अलावा हार्ट की वजह से हुई थी। तो हम लोग ने बहुत ही कोविड को ट्रीट किया। और मैं यही कहूंगा इस बार कि हमें कॉशियस होना बहुत जरूरी है। वी शुड नॉट पैनिक। ये पैनिक की बात नहीं है, ये तो नेचुरल बात होती है कि हर वायरस का वेरिएंट आएगा ही। और जैसे आपको पता ही है कि ये एक फ्लू वायरस है, अब ये एंडेमिक हो गया है, बट हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि पहली जो 3 वेव जो हमने देखी, उनमें से पहली 2 इतनी भयानक थी कि हमें पता ही नहीं था कि व्हाट स्ट्रक अस। ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली सबको एहतियात दिलाया, सबको एक एक समझाया है कि हमें वो जो अपनी अच्छी हैबिट्स थी उनको नहीं भूलना चाहिए। मास्किंग, हैंड सैनिटेशन, भीड़ वाली जगह पे ना जाएं, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन सा वेरिएंट किस तरह से डेवलप करता है। बट अभी ये एक बहुत अर्ली स्टेज है जिसमें कि हमें ऐसा नहीं समझना कि शायद फिर से बहुत कोविड आने वाला है। पर्टिकुलरली मैं ये कहूंगा कि देखिए, हमारी आदतें बिल्कुल चेंज हो गई हैं। कोविड गए हुए कुछ महीने ही हुए हैं, इस आई वुड से कि अर्ली पार्ट ऑफ दिस ईयर में ही गया था। और अब ये हो गया कि हम कहते हैं अरे मास्क पहन के घूम रहा है, वो तो लगता है कि ज्यादा ही परहेज करना शुरू कर दिया उसने। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे एल्डरलीज, हमारे जो इम्यून सिस्टम जिनके कम है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स है, जिनको लंग प्रॉब्लम्स है, वो हमेशा हर वायरस, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो चाहे कोरोना वायरस हो, उसमें उनके ज्यादा उनको अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए क्लियर है, कंटिन्यू द प्रिकॉशंस। स्पेशली हम एल्डरली को प्रोटेक्ट करें, स्पेशली हम इम्यूनोसप्रेस को प्रोटेक्ट करें, और इस वायरस को बढ़ाए ना। आफ्टर ऑल हमें क्या करना, गवर्नमेंट ने तो कुछ मैंडेट की जरूरत ही नहीं है। हमें सब कुछ पता है, हमने सब कुछ सीखा हुआ है। और ये अब हमारा कर्तव्य है कि ऐसी सिचुएशंस में दूसरों को प्रोटेक्ट करें। अगर हमें फ्लू भी होता है, इन्फ्लुएंजा भी होता है, जो कि हर साल विंटर्स में बढ़ता है और उसके भी वेरिएंट्स आते हैं, हमारा क्या कर्तव्य होता है? यही कि घर में बैठे 2 दिन तक, स्पेशली जब तक फीवर खत्म हो जाए, खांसी खत्म हो जाए, उसके बाद बाहर जाए।
सो यस, बिल्कुल इसको जी। हमें डॉक्टर देखना है, हेमंत ठक्कर भी इकोनॉमिक्स जी होनी चाहिए इसके लिए। जी सर। थैंक यू। डॉक्टर हेमंत ठक्कर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, महाराष्ट्र में, मुंबई में तो तमाम एहतियाती कदम उठाने शुरू अस्पतालों ने भी कर दिए, सरकारी अस्पतालों ने भी कर दिए हैं। केरल में मामले बढ़े, लेकिन महाराष्ट्र से भी हमें अलर्ट की खबरें तमाम आ रही थी। आपका क्या असेसमेंट है सिचुएशन का इस समय? देखिए भाई, ठंड का मौसम आ गया तो कोविड दोबारा दिखने वाला ही है। ठंड के मौसम में हर प्रकार के वायरसेस एक अपनी मजबूताई से वापस अटैक करते हैं। और ये जो कोविड वेरिएंट है JN1, वो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है। हाँ, बराबर है चाइना और US से आया है, बराबर है कि केरला में शुरुआत हुई, मगर ये ट्रांसमिसिबल है, बहुत आसानी से एक से दूसरे पेशेंट को जाता है। मगर इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि हम आपको वापस ICU, ऑक्सीजन, इंट्रावीनस सब कुछ देंगे। हाँ, ये चेतावनी की बात है। क्रिकेट के टूर्नामेंट में बैट्समैन हेलमेट लेके ग्राउंड पे जाता है, फास्ट बॉलर खत्म हो जाते हैं तो हेलमेट रख देता है, मगर वापस नहीं भेज देता है। तो अभी हमारा वापस एक लक्ष्य होना चाहिए कि जब कोई बड़े गैदरिंग में जाते हैं, क्राउडेड एरिया में जाते हैं, तो आपको ये मास्क दोबारा पहनना चाहिए। खास करके अगर आपको कोई सिम्टम्स है या आपको कोई दूसरी बीमारी है, तो आपको ये पहनना जरूरी है, क्योंकि आप भी बचेंगे और अगर आपको सिम्टम्स है तो दूसरों को भी बचाएंगे। एटलांटा CDC ने खास कहा है कि ये सिम्टम्स माइल्ड है। हमारे इंडियन मेडिकल सर्कल्स में भी हमने देखा है कि सर्दी, नजला, खांसी, गले की खराश, थोड़ा सा बुखार 2-3 दिन से ज्यादा चले तो आपको कोविड की टेस्ट करना जरूरी है। इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अलावा और कुछ नहीं है, मगर आपको अपनी हेलमेट वापस निकाल के पॉलिश करना है, क्योंकि क्रिकेट तो आपको खेलना ही है, जिंदगी तो चलानी ही है। हाँ, ये मौसम है पार्टी शादी, आप जो कहो उसका मौसम है। तो आपको चेतावनी ये दे रहे हैं, और जी महाराष्ट्र में और देश में ये चेतावनी हमें देना बहुत जरूरी है, ताकि हम इसको फैलने से बचाएं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, और ये महत्वपूर्ण एक बार फिर से सुझाव और जो ज़मीनी स्थिति है दोहराने के लिए। नया साल भी आ रहा है तो निकलें ज़रूर, तो मास्क लगा कर निकलें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से हो सके तो बचें। बहरहाल तो ये कोरोना के बढ़ते मामलों पर थी खबर, और बढ़ते हैं आगे, और मुंबई से ही रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कोविड वार्ड्स खुल गए हैं, और NDTV की टीम पहुंची है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। नए वेरिएंट के खतरे के बीच महाराष्ट्र से भी इस वेरिएंट का एक मरीज मिल चुका है, और उसके बाद अहम बैठकें होनी शुरू हुई हैं। BMC की अहम बैठक हुई मुंबई को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र में जितने एक्टिव मामले हैं उनमें 80% के करीब जो मरीज हैं वो मुंबई शहर से ही हैं, और ये जिम्मेदारी मुंबई की BMC के ऊपर है। कोविड वार्ड फिर खुल चुके हैं। कोरोना के 3 लहरों में 60,000 मरीजों का इलाज कर चुका मुंबई का 7 हिल्स अस्पताल फिर से नई जंग के लिए तैयार है। इस वक्त हम मुंबई के 7 हिल्स हॉस्पिटल में हैं, जहां के कोविड वार्ड को, बेड्स को एक बार फिर से एक्टिवेट किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी डॉक्टर महारुद्र कुमार जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। एक बार फिर से कोविड बेड यहाँ पर एक्टिवेट किए जा रहे हैं। 7 हिल्स हॉस्पिटल में क्या तैयारी है, कितने बेड्स हैं? 7 हिल्स अस्पताल कोविड की पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर में 60,000 पेशेंट से भी ज़्यादा मरीजों को यहाँ पे इलाज किया गया है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मार्गदर्शिकाएं प्रसारित की है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उस हिसाब से हमने पूरी तैयारी रखी है। मुंबई के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल 7 हिल्स में 1850 बेड एक्टिवेट कर दिए गए हैं। अस्पताल में फिलहाल 3 कोविड मरीज भर्ती हैं, तीनों दूसरी बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। हमारे पास 1850 बेड हैं, उसमें 800 ऑक्सीजन और बाकी नॉन ऑक्सीजनेटेड बेड और 326 ICU बेड है। सो उस हिसाब से डायलिसिस मशीन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन का 11 KL और 13 KL का टैंक है, उसकी सुविधाएं, ऑक्सीजन पाइपलाइन की चेकिंग, और साथ के साथ जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग, उसका हमने मॉक ड्रिल अभी पिछले हफ्ते ही ख़त्म किया है, और उसी हिसाब से हमने पूरी तरह से तैयारी रखी है।
कोविड मरीजों की देखभाल कर रहे स्टाफ को बचाने के लिए स्पेशल नेगेटिव प्रेशर यूनिट आईसीयू में लगाए गए हैं। पहली लहर में ही हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि कोविड के मरीज को ट्रीट करते वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं उनका जो स्टाफ और डॉक्टर्स होते हैं उनको कोविड ना हो। इसकी वजह से वो आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे नेगेटिव प्रेशर यूनिट्स बनाए गए हैं जो आईसीयू में डेडिकेटेड होते हैं, ताकि कोविड का मरीज का इन्फेक्शन उनके डॉक्टरों को ना हो और उसकी वो और कहीं फैले ना। साथ के साथ डायलिसिस के ऊपर काम करता है सर, अगर बता दें। ये नेगेटिव प्रेशर जो होता है इसमें प्रेशर सक करके जो अंदर की हवा बाहर जाती है और जो फ्रेश एयर है वो अंदर आती है। उसके आरपीएम 15 से ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन जो है वो आजू बाजू के क्यूबिकल्स में ना जाते हुए यहीं से इन्फेक्शन दूर हो जाता है, जो एनवायरनमेंट में नहीं रह पाता तो और स्टाफ को प्रोटेक्ट करने के स्टाफ लिए प्रोटेक्टेड रहता है। टेस्टिंग स्टाफ बताते हैं कि एक हफ्ते में फुटफॉल अस्पतालों में दिखने लगा है। 4 में से 3 पॉजिटिव मरीज दिख रहे हैं। ये पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि 3 से 4 लोग आरटीपीसीआर के लिए आते हैं, जिसमें से तकरीबन 3 लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये कब से फुटफॉल सर? 1 वीक से आप कह रहे हैं? जी, लास्ट 1 वीक से हमने देखा है। तो 4 में से 3 पॉजिटिव आ रहे हैं। बिल्कुल जी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से नए वेरिएंट का एक मरीज मिलने से हलचल है। राज्य में इस साल जनवरी से अब तक कोविड से 134 मरीजों की जान गई है। महाराष्ट्र में फिलहाल 45 एक्टिव कोविड मरीज हैं। सबसे ज्यादा 77 से 80% मरीज मुंबई से हैं। जिस तरह से कोविड का खतरा हमारे सामने है, उसको लेकर कोविड वार्ड्स एक्टिवेट कर दिए गए हैं। 7 हिल्स हॉस्पिटल में 1850 बेड्स तैयार हैं और इसी के साथ बीएमसी ने कल अहम बैठक की थी, जहां ये फैसला लिया गया है कि जो ओपीडी हैं वो अब 8 बजे शुरू हो जाएंगे। जो पेशेंट्स हैं वो रजिस्ट्रेशन 7 बजे से करने शुरू कर देंगे, यानी कि अगर संख्या ऐसे मरीजों की और बढ़ती है तो ओपीडी के बाहर सबसे पहले भीड़ लगती है। वहां पर उस भीड़ को किस तरह से मैनेज किया जाए, बीएमसी ने ये अहम फैसले भी लिए हैं। मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल से कैमरा पर्सन संदेश के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और केरल में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में पड़ोसी राज्य कर्नाटका ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राज्य सरकार ने 5000 RT-PCR टेस्ट रोजाना करने का फैसला लिया है। बेंगलुरु शहर के बड़े अस्पताल केसी जनरल हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों के लिए विशेष वार्ड बनाया गया है। सर्दी, खांसी, बुखार और कोरोना के दूसरे लक्षण दिखने पर RT-PCR टेस्ट करवाया जा रहा है। हमने RT-PCR टेस्ट शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश बिल्कुल साफ है कि किन लोगों का RT-PCR किया जाना है और किन का नहीं। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट हमने शुरू कर दिया है। बेंगलुरु में जहां प्रतिदिन 1500 टेस्ट करने का लक्ष्य है, वहीं राज्य में 5000 RT-PCR टेस्ट सरकार करवाएगी। कोविड टेक्निकल कमेटी की बैठक में फैसला हुआ कि कोविड के लिए कैबिनेट की एक उप समिति बनेगी, जो कोविड तकनीकी समिति के साथ मिलकर दवा, बेड, टेस्ट किट पर नजर रखेगी। राज्य में रोजाना 5000 RT-PCR टेस्ट करवाए जाएंगे, खासकर केरल और तमिलनाडु से सटे इलाकों में। 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। फिलहाल क्रिसमस या नए साल के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों पर रोक नहीं होगी। Everybody should wear mask and the 60 and above years 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मास्क अनिवार्य है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह लोगों को दी जाती है। कर्नाटक में फिलहाल 92 मामले कोरोना के आए हैं, जिसमें से 72 लोग होम आइसोलेशन में हैं। 92 cases are found. पड़ोसी राज्य केरल में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामले पाए गए। ऐसे में कर्नाटका सरकार किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए हर रोज 5000 RT-PCR टेस्ट करवाने का फैसला किया गया है। लेकिन किट्स की कमी है। सरकार का कहना है कि जल्द ही इस कमी को दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि नए साल के साथ साथ क्रिसमस का जश्न सामने है, जहां बड़ी संख्या में लोग एक जगह पर जमा होते हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के नए दौर के मुकाबले के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इससे पहले सरकार का जो कामकाज रहा है उसकी दुनिया भर में तारीफ हुई है। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान से न सिर्फ 34 लाख जानें ही बचाई, बल्कि 15 अरब
डॉलर से ज़्यादा का नुकसान भी होने से बचाया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस की एक स्टडी के मुताबिक भारत की 3 बातों को अहम माना गया है: रोकथाम, राहत पैकेज और वैक्सीन। पिछले साल मई में टोक्यो में जब क्वाड की बैठक चल रही थी, तब उस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कोरोना से मुकाबले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। सूत्रों के हवाले से जो खबरें बाहर निकल कर आई थीं, उसके मुताबिक बाइडेन ने एक महामारी का लोकतांत्रिक तरीके से सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को सराहा था। कोरोना के दौरान कामकाज के लिए WHO ने भी 2021 में भारत की तारीफ की। WHO ने प्रतिनिधि ने कहा था वहां के कि 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 770 जिलों की 1 अरब से ज्यादा की आबादी के लिए भारत सरकार ने जो काम किया, वो भारत के लिए गौरव की बात है। बृजभूषण शरण सिंह खेमे के संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। संजय सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान अनीता श्योराण को हराया है। श्योराण महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामलों में बृजभूषण के खिलाफ गवाह भी है। उन्हें बृजभूषण के खिलाफ धरना देने वाले पहलवानों का समर्थन था। पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती त्यागने का ऐलान कर दिया है। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव नतीजों के बाद पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साक्षी मलिक ने ये ऐलान किया। ये ऐलान करते हुए साक्षी मलिक भावुक भी हो गईं। बजरंग पुनिया ने कहा कि हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, हम ये लड़ाई नहीं जीत पाए, लेकिन आगे फिर किसी को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। बहुत साल लगे ये हिम्मत बनाने के लिए, इस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया। लेकिन आज सब आपको नतीजा पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है उसके बेटे से भी प्रिय है, उसका राइट हैंड यूँ मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की, कि महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो ये लड़ाई है, ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। और इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विमल मोहन। भारतीय कुश्ती के लिए आज बहुत बड़ा दिन रहा, क्योंकि भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव 4-5 महीने से जो टल रहे थे, अदालती अड़चने उसमें आ रही थी, और आखिरकार ये चुनाव मुकम्मल हुआ और जो जीत हुई उसे लेकर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं, जो रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे थे कई खिलाड़ी, और यौन शोषण का बृजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगा था। तो जो पैनल जीता है संजय सिंह, उनसे मैंने उनके जीतने के फौरन बाद जो उनसे पहली प्रतिक्रिया मांगी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्लोज माने जाते हैं
जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के, तो उन्होंने कहा हाँ मैं क्लोज हूँ, और उस समय जो उनके समर्थक हैं वो नारे लगा रहे थे, ब्रिजभूषण संजय भैया क्या लेकर चले, संजय भैया ब्रिजभूषण की खड़ाऊ लेकर चले। तो मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि जो पैनल जीता है वो ब्रिजभूषण शरण सिंह का ही पैनल जीता है। और इसे लेकर जो पहलवान हैं जितने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जो साक्षी मलिक है, ओलंपिक पदक विजेता, उनको मैंने देखा था 2016 ओलंपिक्स में पदक जीतते हुए रियो में, और तब उन्होंने अपना जो शूज़ हैं उसको डाल दिया और कह दिया खेलों को अलविदा का। तो जो एक तो जीत की बात हुई, जो कि इनका पैनल इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे हारा। जो पहलवान की तरफ से जो भी थे, सिर्फ 2 पद इन पहलवानों के पक्ष में गए, और 13 जो पद थे, 15 में से 13 जो पद हैं ये इसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह के खेमे की विजय हुई। हालांकि ब्रिजभूषण शरण सिंह इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से 12 साल अध्यक्ष पद पर रहने के बाद बाहर रहे, लेकिन फिर भी इसे पहलवानों ने अच्छे तरीके से नहीं लिया। पहलवानों ने इस पर अपना रोष भी जताया और साफ कहा कि अब उन्हें न्याय नहीं मिलने वाला। लेकिन जो अदालत में मसला है उसको लेकर संजय सिंह ने कहा कि अदालत की बात अदालत में ये बात कैसे होती है, कहाँ तक बात जाती है, कैसे ये खिलाड़ी जीतते हैं आगे जाकर, जो जिनके साथ यौन शोषण हुआ है, अगर जो उनका आरोप है वो सिद्ध हो पाता है या नहीं, किसको क्या न्याय मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो खिलाड़ियों का आरोप है कि अब जो लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, ये एक बड़ा बयान है। और इन सब को लेकर जो उथल पुथल, मंथन, असमंजस की जो बात है वो ज़रूर बनी रहेगी। साक्षी मलिक का जो अलविदा कहना है कुश्ती को, ये एक अच्छा संदेश पूरी दुनिया में नहीं जाएगा, लेकिन कुश्ती आगे बढ़ी है। और ये ज़रूर है कि जो कुश्ती संघ पे जो बैन लगा हुआ था वो आजकल में खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ का भी एक नुमाइंदा मौजूद था। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। शीत सत्र में सांसदों के निलंबन के विरोध में आज विपक्षी दलों के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। इंडिया में शामिल दलों के जो सांसद हैं वो संसद परिसर से विजय चौक तक उन्होंने मार्च निकाला। इससे पहले इंडिया में शामिल दलों के नेताओं की राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में एक बैठक भी हुई। शीत सत्र में लोकसभा और राज्यसभा से अब तक 143 सांसद निलंबित हो चुके हैं। इसके अलावा कल इस मुद्दे पर पूरे देश में भी प्रदर्शन करने की इनकी तैयारी है। ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहां पर नहीं आए हाउस में, और प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, डायमंड हाउस में बात करते हैं, अहमदाबाद में, और रेडियो में अब टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते। ये सदन का अमर्यादा उन्होंने किया। उधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मुद्दे पर बीजेपी ने आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे, उनके खिलाफ नारेबाजी की। संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों के प्रति ये भाव, अब ये देश की जनता भी इनको जवाब देगी और देश का संविधान भी इनको जवाब देगा। ये राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, या फिर टीएमसी हो या अलायंस हो, उनके अलायंस के कई घटक दलों ने जो उपराष्ट्रपति महोदय का, जो एक किसान का बेटा है, जो एक समाज का बहुत सम्मानित व्यक्ति है, ये किसानों का भी अपमान है, उनके समाज का भी अपमान है, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों का अपमान है, और इसका खामियाजा राहुल गांधी को और कांग्रेस को और अलायंस को भुगतना पड़ेगा।
और इंडिया गठबंधन की बैठक और दूसरे मुद्दों पर लालू प्रसाद यादव ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने अपने ही अंदाज में सारी बात कही और बताया कि सीटों के तालमेल पर बैठक जल्द होगी। इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई बहुत पॉजिटिव हुई और कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुआ। ये तय हो चुका है कि एकदम सीट का बंटवारा जल्दी से कर देना है और आगे इसको आगे तेजी से बढ़ाना है। नीतीश कुमार जी और हम लोग कोई नाराज नहीं है, सब लोग एकजुट होकर के हम लोग काम कर रहे हैं। सब ठीक है सर, इंडिया में ऑल इज वेल है सर। ऑल इज वेल। सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का बिल भी पास हो गया। लोकसभा में चुनाव आयुक्त नियुक्ति का बिल जब पास हुआ तब विपक्ष मौजूद नहीं था। राज्यसभा से पहले ही पास हो चुका है सीईसी नियुक्ति बिल। जो सदस्य विरोध निर्णय हवालों के पक्ष में प्रस्ताव से। और बता दें आपको, लोकसभा में नया टेलीकम्युनिकेशन बिल भी पास हो गया है। फाइनल रिव्यू के लिए राज्यसभा भेजा गया है। इस बिल की खास बातें आपको बताते हैं। फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल, 50 लाख का जुर्माना है। सिम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान जरूरी होगी। 100 से ज्यादा लाइसेंस की जगह एक ऑथराइजेशन होगा। बिल में स्पेक्ट्रम का रिफॉर्म किया गया है। युद्ध जैसी स्थितियों में सुरक्षा के लिए लीगल फ्रेमवर्क भी है। बिल में इंटरसेप्शन का प्रावधान है। डिजिटल भारत निधि से नए प्रोडक्ट डेवलप करने की व्यवस्था है। सिम जारी करने से पहले उपभोक्ताओं की अनिवार्य बायोमेट्रिक पहचान जरूरी है। और राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से इस बिल में प्रावधान है कि सरकार किसी भी टेलीकॉम नेटवर्क या सर्विस का टेक ओवर या मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड कर सकती है। ये बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा, जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। और एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं देश की बात में। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 150 साल पुराने पीपल के पेड़ की बहुत ही बुरी तरह से कहा जा रहा है कि काट छटाई करने पर बवाल मचा हुआ है। वन विभाग के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इस पेड़ को किसने और क्यों कटवाया है। पेड़ की इस तरह से छटाई से घोंसला बनाकर जो 85 पक्षी, करीब 50 पक्षी जो रह रहे थे, बहुत प्रजातियां इसमें रह रही थी, वो गिरकर तड़प तड़प कर मर गए। कुछ लोगों का कहना है कि जेसीबी की मदद से इस पेड़ को काटा गया और इस दौरान तकरीबन 5 घंटों तक शहर की बिजली बंद रही। और क्रिसमस करीब है। क्रिसमस के मौके पर बेंगलुरु में दिख रहा है देश का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री, जिसे देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। प्रतिमा रावण की रिपोर्ट। क्रिसमस स्पिरिट को वेलकम करने के लिए बेंगलुरु के हेब्बाल एरिया में, जो फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया कहा जाता है, वहां पे एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री रची गई है। ये क्रिसमस ट्री जो है वो एक 100 फीट टॉल है और आप देख सकते हैं कि इस क्रिसमस ट्री के साथ साथ यहाँ पे एक जिंजर ब्रेड हाउस भी है और बहुत सारे लोग जो डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ बेंगलुरु ही नहीं लेकिन डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ इंडिया से यहाँ आ रहे हैं इस क्रिसमस ट्री को देखने के लिए और क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए भी। क्या आपको लगता था कि ये क्रिसमस ट्री जो है वो इतना बड़ा रहेगा? नहीं, हमने नहीं सोचा था। एक्चुअली हम दिल्ली से आए हैं तो हम स्पेशली आए हैं इसके लिए कि क्रिसमस ट्री को देख सके। इतना टॉल अभी तक नहीं देखा, इतना टॉल क्रिसमस ट्री। यहाँ पे आने के लिए एक एंट्री फी भी भरनी पड़ती है, लेकिन आप एंट्री फी भरने के बाद आपको लगता है कि ये सब वर्थ इट है? हाँ, टोटली वर्थ इट है। लाइक एंट्री फीस भी ज़्यादा नहीं है, इट्स जस्ट 200 रुपीज़। सो आई मीन ठीक है, वो एंट्री फी में ये सब लाइक सारा इट्स वर्थ इट। आप बेंगलुरु में किस जगह से आए हैं? मान्यता टेक पार्क। आइए हम वो बच्चों के साथ मिलके देखते हैं कि वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? हम एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको ये क्रिसमस ट्री बहुत पसंद है? हाँ। और क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा है, काफी अच्छे से डेकोरेट भी करा गया है उसे, एंड मतलब फोटो खिंचवाने के लिए बहुत अच्छा है। ओके।
आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है। मैरी क्रिसमस बोलेंगे आप? मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। तो यही सेलिब्रेट करने के लिए और सबसे मिलके मैरी क्रिसमस बोलने के लिए यहाँ सारे लोग मौजूद हैं इस क्रिसमस ट्री के साथ, क्रिसमस का स्पिरिट भी सेलिब्रेट करने के लिए। कैमरा पर्सन कुमार के साथ प्रतिभा रामन, बेंगलुरु से NDTV इंडिया के लिए।